नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं कॉन्क्वेस्ट कॉन्सेप्ट्स। अगर आप पॉलिटिकल साइंस और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये कंटेंट अभिषेक त्रिपाठी सर के गाइडेंस में तैयार किया गया है। आज हम ऐसे विचारक की दुनिया में चलेंगे जिसने आधुनिक राजनीतिक सोच की पूरी इमारत पर ही सवाल खड़े कर दिए। जीन जैक्स रूसो। रूसो को समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है और पॉलिटिकल साइंस के किसी भी सीरियस स्टूडेंट के लिए ये पहेली सुलझाना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। रूसो एक पैराडॉक्स हैं, एक विरोधाभास। वो ज्ञानोदय के युग यानी एज ऑफ एनलाइटनमेंट में जी रहे थे, एक ऐसा दौर जब तर्क, विज्ञान और प्रगति का जश्न मनाया जा रहा था। और उसी दौर के बीच खड़े होकर रूसो ने उसके सबसे बड़े हथियार रीजन यानी तर्क को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जिसे आप प्रगति समझ रहे हैं वो असल में नैतिक पतन है। इसी क्रांतिकारी सोच की वजह से उन्हें फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक जनक भी कहा जाता है। आज हम इसी पहेली को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जिसमें ये पहेली पैदा हुई। रूसो को समझने के लिए हमें 18वीं सदी के फ्रांस को समझना होगा। ये कैसा समाज था, क्या चल रहा था वहां? देखिए, कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जो ऊपर से तो बहुत भव्य और शानदार दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका है। ये था लुई 15 का फ्रांस। एक निरंकुश शासन, जिसे एंशिएंट रिजीम कहते हैं, जहां सारी शक्ति और सारे विशेषाधिकार राजा, चर्च के पादरियों और कुलीन वर्ग के हाथों में थे। तो आम जनता के पास कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं। ये मुट्ठी भर लोग आम जनता के पसीने की कमाई पर वर्साई के महलों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। नौकरशाही पूरी तरह भ्रष्ट थी और आम आदमी के लिए इंसाफ और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। समाज में एक गहरा गुस्सा और असंतोष उबल रहा था। यानी माहौल पूरी तरह से एक बड़े बदलाव के लिए तैयार था। और इसी उबलते हुए माहौल में ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट के विचार फैल रहे थे। तो ये तो उस आग में घी का काम कर रहे होंगे। निश्चित रूप से वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक तर्क और विज्ञान की मशाल लेकर खड़े थे। वो कह रहे थे कि सदियों पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों को छोड़ो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिवाद की बातें की। तो ये विचार तो बहुत आकर्षक लगे होंगे लोगों को। हाँ, ये विचार उस दबे कुचले समाज के लिए ताजी हवा के झोंके की तरह थे। हर कोई मान रहा था कि तर्क और ज्ञान ही समाज की सारी बीमारियों का इलाज है। यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब हर कोई रीजन को मसीहा मान रहा था, तब रूसो ने आकर कहा कि राजा तो नंगा है। उन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी मान्यता को ही चुनौती दे दी। ये हिम्मत उनमें आई कहां से? क्या इसका कनेक्शन उनकी अपनी जिंदगी से था? इसका कनेक्शन सीधे सीधे उनकी जिंदगी से है। रूसो कभी भी उस एलीट वर्ग का हिस्सा नहीं बन पाए जिनकी वो आलोचना कर रहे थे। उनका जन्म 1712 में जिनेवा में हुआ, जो उस समय एक गणराज्य था, फ्रांस की राजशाही से अलग। जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई और पिता भी कुछ समय बाद उन्हें छोड़कर चले गए। ओह, तो बचपन बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत। उनका बचपन और जवानी अस्थिरता, गरीबी और भटकाव में गुजरी। उन्होंने कई काम सीखे पर किसी में टिक नहीं पाए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे समाज ने कभी पूरी तरह से अपनाया नहीं। लेकिन फिर वो पेरिस के उन मशहूर सैलून्स तक कैसे पहुंचे जहां उस दौर के सारे बुद्धिजीवी इकट्ठा होते थे? ये तो जमीन से आसमान तक की छलांग लगती है। ये उनकी शख्सियत का करिश्मा था। 1744 में जब वो पेरिस आए तो अपने ज्ञान और बातचीत की कला से उन्होंने उन सैलून्स में अपनी जगह बना ली। वो दीदरो जैसे एनसाइक्लोपीडिस्ट के दोस्त बन गए। प्रभावशाली महिलाओं ने उन्हें संरक्षण दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। क्या? वो उस दुनिया में पहुंच तो गए पर कभी उसके बन नहीं पाए। वो एक आउटसाइडर थे जो सिस्टम को अंदर से देख रहा था। अच्छा। उन्होंने उस एलीट समाज की चमक दमक के पीछे का खोखलापन, बनावटीपन और नैतिक भ्रष्टाचार अपनी आंखों से देखा। वो हमेशा अपने जिनेवा के सादगी भरे शुद्धतावादी मूल्यों से जुड़े रहे। तो वो एक तरह से डबल एजेंट की तरह थे, उस सिस्टम का हिस्सा भी थे और उसके सबसे बड़े आलोचक भी। और यहीं से उनके तर्क के खिलाफ विद्रोह की जमीन तैयार हुई होगी। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि ये पढ़े लिखे तर्कसंगत लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, असल जिंदगी में कितने मतलबी, घमंडी और भावनाहीन हैं। यहीं से उनका मोहभंग शुरू हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि तर्क और बुद्धि पर जरूरत से ज्यादा जोर इंसान को उसकी प्राकृतिक भावनाओं से दूर कर देता है।
और उनकी सबसे प्रसिद्ध और चौंकाने वाली लाइनों में से एक यहीं से निकलती है। सोचने वाला जानवर एक दुष्ट जानवर है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। सोचने वाला जानवर एक दुष्ट जानवर है। इसका मतलब क्या है? क्या वो चाहते थे कि हम सोचना समझना बंद कर दें? नहीं, उनका मतलब ये नहीं था कि हम मूर्ख बन जाएं। उनका निशाना तर्क के अहंकार पर था। अहंकार पर? हाँ, उनका मानना था कि जब हम हर चीज को सिर्फ ठंडे तर्क से तौलते हैं तो हम अपनी प्राकृतिक सहानुभूति और करुणा को खो देते हैं। तर्क हमें दूसरों से बेहतर महसूस कराता है, ये अहंकार को जन्म देता है, और एक अहंकारी व्यक्ति कभी किसी दूसरे का दर्द महसूस नहीं कर सकता। उनके लिए असली इंसानियत तर्क में नहीं बल्कि दिल में, भावनाओं में बसती थी। तो अगर तर्क गलत है तो वो उस समय की सबसे बड़ी दूसरी धारणा प्रगति या प्रोग्रेस को कैसे देखते होंगे? उन्होंने उस पर भी सीधा हमला किया। इसकी एक बहुत मशहूर कहानी है। बताइए। 1749 में डिजॉन की अकेडमी ने एक निबंध प्रतियोगिता रखी। सवाल था, क्या विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिकता को शुद्ध किया है या भ्रष्ट किया है? बड़ा सीधा सवाल है। हाँ? और उस दौर में 99% लोग ये लिखते कि हाँ, प्रगति ने हमें बेहतर बनाया है। लेकिन रूसो ने ठीक उल्टा लिखा। उन्होंने तर्क दिया कि ये तथाकथित प्रगति असल में नैतिक पतन का कारण बनी है। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने वो प्रतियोगिता जीत ली। सच में? हाँ, वो निबंध रातों रात उन्हें मशहूर कर गया। ये तो वाकई एक धमाका रहा होगा। तो उनके हिसाब से कला और विज्ञान, जिन्हें हम सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियां मानते हैं, वो असल में हमें भ्रष्ट कर रही थी। ये कैसे हो सकता है? उनका तर्क बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि ये कला और विज्ञान उन जंजीरों पर लगे हुए फूलों की तरह हैं जिनसे इंसान बंधा हुआ है। मतलब ये हमारी गुलामी को छुपाते हैं? बिल्कुल, ये हमें हमारी गुलामी के एहसास नहीं होने देती। सभ्यता हमें सिखाती है कि कैसे विनम्र दिखना है, जबकि हम अंदर से ईर्ष्या और नफरत से भरे होते हैं। हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं पर भरोसा किसी पर नहीं करते। उन्होंने कहा कि आदिम मनुष्य शायद असभ्य था, लेकिन वह सच्चा था। आधुनिक सभ्य मनुष्य बाहर से पॉलिश्ड है पर अंदर से झूठा और बनावटी है। और विलासिता यानी लग्जरी के बारे में भी उनके विचार ऐसे ही थे। क्योंकि आज भी लग्जरी को अक्सर सफलता का प्रतीक माना जाता है। विलासिता तो उनकी आलोचना के केंद्र में थी। उनका मानना था कि विलासिता नैतिक भ्रष्टाचार की जड़ है। जब एक समाज में जरूरत से ज्यादा धन और ऐशो आराम आ जाता है तो लोग अपनी सैन्य और नागरिक जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। वो नरम और स्वार्थी हो जाते हैं। उन्होंने इतिहास से उदाहरण दिए, एथेंस और रोम। जब तक ये सादा जीवन जीते थे, ये महान थे। जैसे ही ये विलासिता और भोग में डूबे, इनका पतन हो गया। उनका एक मशहूर कथन है, जैसे जैसे हमारी कला और विज्ञान में सुधार हुआ है, उसी अनुपात में हमारी आत्माएं भ्रष्ट हुई हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर तर्क, विज्ञान, कला, प्रगति ये सब कुछ इंसान को भ्रष्ट कर रहा है, तो फिर सही रास्ता क्या है? अगर हम इन सब को नकार दें तो बचेगा क्या? रूसो ने इसका क्या विकल्प दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। रूसो ने कहा कि हमें अपने गाइड के तौर पर तर्क की जगह अपनी अंतरात्मा और अपनी भावनाओं को रखना चाहिए। अंतरात्मा, कॉन्शियंस। हाँ, कॉन्शियंस और सेंटिमेंट्स। उनका मानना था कि सही और गलत का ज्ञान हमें किसी किताब या तर्क से नहीं मिलता। ये स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर मौजूद होता है। दया, सद्भावना, करुणा, ये वो प्राकृतिक गुण हैं जो तर्क के शोर में दब जाते हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धा, विश्वास और एक नैतिक अंतर्ज्ञान के बिना कोई समाज टिक नहीं सकता। तो वो एक तरह से इंसान के प्राकृतिक या ओरिजिनल रूप की तरफ लौटने की बात कर रहे थे। एक ऐसा रूप जो इस बनावटी समाज ने हमसे छीन लिया है। बिल्कुल। उनके लिए आधुनिक समाज झूठा और कृत्रिम था, फॉल्स एंड आर्टिफिशियल। इसने इंसान को उसके असली स्वभाव से, उसकी प्राकृतिक अच्छाई से बहुत दूर कर दिया है। इसी सोच ने उनके पूरे राजनीतिक दर्शन की नींव रखी। तो वो एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते थे। हाँ, एक ऐसा समाज जो इंसान को भ्रष्ट करने के बजाय उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता और अच्छाई को वापस लाए। तो संक्षेप में रूसो ने ज्ञानोदय के दौर में खड़े होकर उसकी दो सबसे बड़ी मशालों, तर्क और प्रगति को ही बुझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि असली रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर, उसकी भावना और अंतरात्मा में है। हाँ, और यही बात उन्हें अपने समय का सबसे मौलिक और विस्फोटक विचारक बनाती है। उन्होंने हमें उस विकास पर सवाल उठाना सिखाया जिसे हम आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं। वो हमसे पूछते हैं, क्या आपका स्मार्टफोन
आपकी डिग्री, आपकी महंगी कार आपको एक बेहतर, ज्यादा दयालु इंसान बना रही है? या फिर ये सब आपको उन चीजों से दूर ले जा रही हैं जो जिंदगी में सच में मायने रखती हैं? ये सवाल 250 साल पहले भी प्रासंगिक था और आज शायद उससे भी ज्यादा है। यहीं से रूसो के पॉलिटिकल आइडियाज का बेस तैयार होता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रूसो के हिसाब से जब कोई समाज, कोई कानून नहीं था, तो इंसान अपनी प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर में कैसा था। और फिर वो कौन सा एक आइडिया था जिसने इस पूरी सादगी को बदलकर समाज में असमानता और संघर्ष को जन्म दिया? बिल्कुल। और जब समाज बन गया तो उसे चलाने का सही तरीका क्या है? यहीं पर रूसो का सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे विवादास्पद कॉन्सेप्ट जनरल विल या सामान्य इच्छा सामने आता है। हम ये भी जानेंगे कि ये विल ऑफ ऑल यानी सबकी इच्छा से कैसे अलग है और क्यों ये विचार आज भी इतना प्रासंगिक है। तो चलिए रूसो की इस दिलचस्प दुनिया में और गहरी डुबकी लगाते हैं। जी। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब इंसान बस इंसान था, समाज का सदस्य नहीं। रूसो का स्टेट ऑफ नेचर कैसा दिखता था? ये एक बहुत ही कह सकते हैं आकर्षक तस्वीर है जो रूसो बनाते हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में इंसान एक नोबल सैवेज यानी भद्र जंगली था। नोबल सैवेज? ये तो सुनने में ही विरोधाभासी लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब गहरा है। वो कहते हैं कि इंसान तब तर्क या रीजन से नहीं बल्कि अपनी सहज प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट से जीता था। यानी कि वो बहुत सोच समझकर फैसले नहीं लेता था, बस जो स्वाभाविक रूप से सही लगता था वो करता था। बिल्कुल। उसका जीवन बेहद सरल था। वो आत्मनिर्भर था और प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। उसे ना भविष्य की चिंता थी, ना दूसरों से अपनी तुलना करने का कोई बोझ। वो बस अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता था। खाना, पानी, आराम और संतुष्ट था। रूसो का मानना था कि इस अवस्था में इंसान नैतिक रूप से अच्छा या बुरा नहीं बल्कि प्री मॉरल था। प्री मॉरल मतलब नैतिकता के विचार से पहले की अवस्था में? सही पकड़ा। लेकिन एक मिनट, क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिक नहीं है? क्या हम सच में ये मान सकते हैं कि बिना समाज के इंसान इतना शांति प्रिय होगा? इतिहास तो हिंसा और क्रूरता के उदाहरणों से भरा पड़ा है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही रूसो के विचार की सबसे बड़ी आलोचना भी है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि रूसो इसे एक ऐतिहासिक तथ्य की तरह नहीं देख रहे थे। तो फिर कैसे? वो इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट या वैचारिक प्रयोग की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। वो ये पूछना चाह रहे थे कि समाज और सभ्यता ने हमें दिया क्या है और हमसे छीन क्या लिया है। उनका असली निशाना तर्क यानी रीजन था। अच्छा, यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम तो हमेशा यही मानते हैं कि तर्क और ज्ञान ही इंसान को बेहतर बनाते हैं। रूसो इसे एक समस्या की तरह क्यों देख रहे थे? क्योंकि रूसो का मानना था कि तर्क ही कृत्रिम इच्छाओं को जन्म देता है, आर्टिफिशियल डिजायर्स। कृत्रिम इच्छाएं जैसे? प्राकृतिक अवस्था में इंसान की इच्छाएं सीमित थी। भूख लगने पर खाना, प्यास लगने पर पानी। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तर्क का इस्तेमाल शुरू किया, उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। वो सोचने लगा, मेरे पास ये क्यों नहीं है, या मैं उससे बेहतर कैसे बन सकता हूं। वाह, ये तो आज के जमाने की कहानी लगती है। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं, फिर तर्क करते हैं कि हमें भी वैसी ही छुट्टियां चाहिए, और फिर उन चीजों के पीछे भागते हैं जिनकी शायद हमें असल में जरूरत भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रूसो तो 250 साल पहले ही ये बात समझ गए थे। उन्होंने यहां तक कहा कि एक सोचने वाला इंसान एक दुराचारी जानवर है। क्या बात है! उनका मतलब था कि ज्यादा सोचना, विश्लेषण करना, तुलना करना ही हमें असंतोष और दुख के चक्र में फंसाता है। प्राकृतिक अवस्था में इंसान खुश था क्योंकि वो सोचता नहीं था, वो बस महसूस करता था। तो अगर प्राकृतिक अवस्था इतनी सरल और अच्छी थी, तो ये सब बदला कैसे? हम इस जटिल और तनाव भरे समाज में कैसे पहुंच गए? वो टर्निंग पॉइंट क्या था? रूसो के मुताबिक ये बदलाव धीरे धीरे हुआ। असली समस्या तब शुरू हुई जब दो चीजों का आविष्कार हुआ। दो चीजें? धातु विज्ञान मतलब मेटलर्जी और कृषि, खेती और औजार। हाँ, इनसे हुआ श्रम का विभाजन, और यहीं से सबसे विनाशकारी विचार का जन्म हुआ, निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी। निजी संपत्ति, ये तो आज हमारी दुनिया का आधार है। रूसो के लिए ये इतनी बड़ी समस्या क्यों थी? रूसो अपनी किताब में एक बहुत ही प्रसिद्ध बात कहते हैं। वो कहते हैं, वो पहला इंसान जिसने जमीन के एक टुकड़े को बाढ़ से घेर कर ये कहने की हिम्मत की, ये मेरा है, और उसे ऐसे सीधे साधे लोग मिल गए जिन्होंने उस पर यकीन कर लिया, वही नागरिक समाज का असली संस्थापक था। ये लाइन तो रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब सारी गड़बड़ उस एक इंसान से शुरू हुई जिसने पहली बार कहा
ये मेरा है। हाँ, रूसो के लिए यही मूल पाप था। जैसे ही निजी संपत्ति का विचार आया, असमानता का जन्म हो गया, क्योंकि लोगों की प्रतिभा और कौशल में स्वाभाविक रूप से अंतर था। सही बात है। कोई बेहतर किसान था तो उसने ज्यादा फसल उगाई, ज्यादा जमीन जमा कर ली। कोई ज्यादा चालाक था तो उसने दूसरों को धोखा दे दिया। देखते ही देखते समाज अमीर और गरीब में बंट गया। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि यहीं से फिर संघर्ष और ईर्ष्या की शुरुआत हुई होगी। बिल्कुल। अब इंसान की खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती थी कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात पर कि दूसरों के पास उससे कम है। धन ने कुछ लोगों को दूसरों पर हुकूमत करने की ताकत दी, जिससे समाज में लगातार संघर्ष की स्थिति बन गई। अमीर अपनी संपत्ति खोने से डरने लगे और गरीब उसे छीनने की कोशिश करने लगे। और इसी अराजकता से बचने के लिए एक सिस्टम की जरूरत महसूस हुई होगी। हाँ, और ये प्रस्ताव कौन लेकर आया? खासकर अमीर लोग। उन्होंने एक कानूनी व्यवस्था और सरकार का प्रस्ताव रखा ताकि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे। ये तो आज भी होता है, जहां अमीर और शक्तिशाली लोग अक्सर कानून को अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं। आपने एकदम सही समझा। यही रूसो का सबसे बड़ा प्रहार था। उन्होंने कहा कि कानून और सरकार असल में अमीरों की संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए एक उपकरण थे। इसने मौजूदा असमानता को कानूनी मान्यता दे दी और गरीबों पर नई पाबंदियां लगा दी। बिल्कुल। और अमीरों को और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। एक तरह से इसने प्राकृतिक स्वतंत्रता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो इस असमानता को रूसो ने किसी तरह से बांटा भी है? क्या उनकी नजर में हर तरह की असमानता खराब थी? नहीं, यहाँ वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। वो असमानता को दो प्रकारों में बांटते हैं। अच्छा। पहली है प्राकृतिक असमानता, नेचुरल इनइक्वालिटी। ये प्रकृति की देन है, जैसे उम्र, स्वास्थ्य, शारीरिक बल। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण है पारंपरिक या नैतिक असमानता, मतलब कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। ये समाज द्वारा बनाई गई है और इसका आधार निजी संपत्ति है। हाँ, इसका मुख्य आधार निजी संपत्ति ही है। एक इंसान के पास करोड़ों की संपत्ति है और दूसरा भूखा सो रहा है। ये पारंपरिक असमानता है। रूसो इसी के कट्टर आलोचक थे। तो अगर निजी संपत्ति और समाज ने इंसान को इस खाई में धकेल दिया, तो रूसो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी तो बताते होंगे। यहीं पे शायद उनके जनरल विल के आइडिया की एंट्री होती है ना? बिल्कुल। जनरल विल या सामान्य इच्छा रूसो की पूरी पॉलिटिकल थिंकिंग की नींव है। ये उनके समाधान का दिल है। तो ये जनरल विल है क्या चीज? सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है। इसे समझने के लिए रूसो कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर दो तरह की इच्छाएं होती हैं। दो तरह की? हाँ। पहली है एक्चुअल विल। ये हमारी तात्कालिक स्वार्थी इच्छा होती है, जैसे मुझे टैक्स नहीं देना। और दूसरी है रियल विल। ये हमारी विवेकपूर्ण नैतिक इच्छा है, जो पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचती है। अच्छा, जैसे टैक्स देना चाहिए ताकि देश में विकास हो। बिल्कुल। जनरल विल इन्हीं सभी नागरिकों की रियल विल का जोड़ है। ये हमेशा कॉमन गुड या सामूहिक भलाई की ओर निर्देशित होती है। तो फिर जनरल विल और विल ऑफ ऑल यानी सबकी इच्छा में क्या अंतर है? ये सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं ना, है ना? ये एक बहुत ही जरूरी और सूक्ष्म अंतर है। विल ऑफ ऑल का मतलब है सभी लोगों की स्वार्थी इच्छाओं का कुल योग। ये बस निजी हितों का एकत्रीकरण है। और जनरल विल? जनरल विल का लेना देना संख्या से नहीं, बल्कि गुणवत्ता और नैतिकता से है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। विल ऑफ ऑल वो है जब चुनाव से पहले हर पार्टी सिर्फ अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए वादे करती है। हर कोई सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। ये तो स्वार्थ का जोड़ हुआ। हाँ, लेकिन जनरल विल वो स्थिति होगी जब सारी पार्टियां और नागरिक मिलकर देश के लिए एक दीर्घकालिक शिक्षा या स्वास्थ्य नीति पर सहमत हो जाएं, अपने छोटे मोटे राजनीतिक फायदे भुलाकर। समझ गई। रूसो कहते हैं कि अगर आप सभी लोगों की निजी इच्छाओं में से उनके आपसी मतभेदों और स्वार्थों को हटा दें, तो जो बचेगा वही जनरल विल है। ये तो बहुत आदर्शवादी लगता है। लेकिन यहीं पर रूसो की एक बात आती है जो मुझे हमेशा से बहुत विरोधाभासी और थोड़ी डरावनी भी लगी है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जनरल विल का पालन नहीं करेगा, उसे स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जाएगा। फोर्स्ड टू बी फ्री। हाँ, इसका क्या मतलब है? किसी को आजाद होने के लिए मजबूर कैसे किया जा सकता है? ये उनके दर्शन का सबसे जटिल और विवादास्पद हिस्सा है। लेकिन रूसो के तर्क को समझिए। उनका कहना है कि जब आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनते हैं, तो आप पहले ही जनरल विल का पालन करने के लिए अपनी सहमति दे चुके होते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जनरल विल अंततः आपकी अपनी रियल विल है,
मतलब आपके अपने बेहतर, नैतिक और तर्कसंगत स्वरूप की ही अभिव्यक्ति है। तो जब कोई अपनी स्वार्थी इच्छा के कारण जनरल विल को नहीं मानता तो नियमों का पालन करना है। इसलिए जब राज्य आपको कानून मानने के लिए मजबूर करता है, तो वो आपको स्वतंत्र होने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं इसकी तार्किक बनावट तो समझ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी ये विचार बहुत खतरनाक लगता है। कौन तय करेगा कि जनरल विल क्या है? कोई तानाशाह ये दावा नहीं कर सकता कि वही जनरल विल को समझता है। और यही इस विचार की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर आलोचना है। आलोचकों का कहना है कि ये विचार तानाशाही का सैद्धांतिक आधार बन सकता है। एक विद्वान है जाकब टेलमन। उन्होंने रूसो को सर्वसत्तावादी लोकतंत्रवादी यानी टोटालिटेरियन डेमोक्रेट तक कह दिया था। उनका तर्क था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो आतंक का राज हुआ, उसके पीछे कहीं न कहीं रूसो का यही विचार था। जहां नेताओं ने खुद को जनरल विल का अवतार मान लिया था। हाँ, और हजारों लोगों को गणतंत्र का दुश्मन बताकर मार डाला था। यह विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य के हाथों में दे देता है। तो अब हम रूसो के सबसे असरदार, सबसे विवादास्पद और शायद सबसे खतरनाक विचार पर पहुंच चुके हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये वो किताब है जिसने क्रांतियों को चिंगारी दी, और इसकी शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो आज भी गूंजती है। इंसान आजाद पैदा होता है और वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूसो का मकसद इन जंजीरों को तोड़ना नहीं था। एक मिनट, क्या जंजीरों को तोड़ना नहीं था? नहीं। मैं तो सोच रही थी कि वो क्रांति की बात करेंगे, इन जंजीरों को तोड़ने की बात करेंगे। ये तो और भी बुरा लगता है। इसका क्या मतलब है कि वो इन जंजीरों को सही ठहरा रहे थे? यही तो रूसो का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। उनका कहना था कि समाज में नियम और बंधन तो होंगे ही, हम वापस जंगलों में नहीं जा सकते। सही है। सवाल ये नहीं है कि जंजीरें हों या ना हो, सवाल ये है कि क्या हम ऐसी जंजीरें बना सकते हैं जो हमें गुलाम बनाने की जगह सच में आजाद करें? अच्छा। क्या हम ऐसे नियम बना सकते हैं जिन्हें हम सब अपनी मर्जी से पहने? यही उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मूल आइडिया है। उन जंजीरों को अवैध गुलामी से बदलकर एक वैध सामूहिक स्वतंत्रता का साधन बनाना। ठीक है, अब ये थोड़ा समझ में आ रहा है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध है क्या? क्या ये कोई असली कागज है जिस पर सब लोग साइन करते हैं? नहीं नहीं, ये एक सोचने का तरीका है, एक वैचारिक प्रयोग। रूसो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि एक समाज बनाने के लिए हर इंसान अपने सारे अधिकार और अपनी सारी ताकत किसी एक राजा को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को सौंप लेता है। इसे वो टोटल एलिनेशन या संपूर्ण समर्पण कहते हैं। अपने सारे अधिकार छोड़ देना, यह सुनने में तो बहुत डरावना लगता है। अपनी सारी आजादी किसी और को दे देना, मतलब एक तरह से तानाशाही को न्योता देना। सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए जैसे हम सब मिलकर एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। ओके। लेकिन बदले में आपको सोसाइटी की सुरक्षा, साफ सफाई और बाकी सुविधाओं का फायदा मिलता है। अच्छा। रूसो कहते हैं कि क्योंकि हर कोई अपने अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि सबको सौंप रहा है, इसलिए कोई किसी का गुलाम नहीं बनता। राइट। जो नियम आप पर लागू होता है वही नियम सब पर लागू होता है। तो जो आजादी आप खोते हैं वही आजादी आपको पूरे समुदाय के सदस्य के रूप में वापस मिल जाती है, और साथ में मिलती है सबकी सम्मिलित ताकत, जो आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा करती है। बिल्कुल। तो इस लेन देन से व्यक्ति में क्या बदलाव आता है? क्या वो वही स्वार्थी इंसान रहता है जो वो स्टेट ऑफ नेचर में था? नहीं, रूसो के हिसाब से ये एक जादुई परिवर्तन है। इंसान अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचने की आदत को छोड़कर न्याय और तर्क से सोचना सीखता है। उसके कामों को एक नैतिकता मिलती है जो पहले नहीं थी। रूसो तो यहां तक कहते हैं कि इस प्रक्रिया से इंसान एक मूर्ख और सीमित जानवर से एक बुद्धिमान प्राणी और एक सच्चा इंसान बन जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट से एक राज्य या स्टेट का जन्म होता है, और आपने कहा कि सत्ता लोगों के हाथ में है। इसे ही रूसो संप्रभुत्व या सॉवरेनिटी कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और रूसो के लिए संप्रभु कोई राजा या संसद नहीं बल्कि लोग खुद हैं। लोग खुद हैं। हाँ, जब वो एक साथ मिलकर एक राजनीतिक समूह के तौर पर काम करते हैं। यही लोकप्रिय संप्रभुता या पॉपुलर सॉवरेनिटी का क्रांतिकारी विचार था।
हॉब्स में लोग अपनी शक्ति एक राजा को दे देते हैं, लॉक में सरकार पर कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन रूसो कहते हैं कि शक्ति कभी दी ही नहीं जा सकती, वो हमेशा लोगों के पास रहती है। और अगर सत्ता हमेशा लोगों के पास ही रहती है तो फिर सरकार का क्या काम है? क्या लोग हर छोटे बड़े मुद्दे पे रोज इकट्ठा होके खुद ही फैसला लेंगे? ये तो बहुत अव्यवस्थित हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। रूसो कहते हैं कि सरकार और संप्रभु यानी लोग दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। सरकार तो बस लोगों की एक एजेंट है, एक नौकर। उसका काम लोगों द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है, कानून बनाना नहीं। जिस पल सरकार मालिक बनने की कोशिश करती है, उसी पल सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है और लोग फिर से आजाद हो जाते हैं। इसीलिए रूसो ने कहा था, जिस क्षण कोई मालिक होता है उसी क्षण कोई संप्रभु नहीं रह जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूसो को आज की हमारी डेमोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं आती, जहां हम कुछ नेताओं को चुनकर 5 साल के लिए भेज देते हैं और वो हमारी तरफ से सारे कानून बनाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। वो तो प्रतिनिधि सरकार मतलब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के कट्टर आलोचक थे। अच्छा। उन्होंने खास तौर पर इंग्लैंड के सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि इंग्लैंड के लोग सोचते हैं कि वो आजाद है, लेकिन वो सिर्फ चुनाव वाले दिन आजाद होते हैं। हाँ। जैसे ही वो अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं, वो फिर से गुलाम बन जाते हैं और उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। तो फिर उनके हिसाब से आदर्श व्यवस्था क्या थी? वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के समर्थक थे, जैसा उस समय स्विट्जरलैंड के कुछ छोटे शहरों में हुआ करता था, जहां सब लोग एक साथ फैसला लेते थे। हाँ, जहां सारे नागरिक एक जगह इकट्ठा होकर सीधे कानूनों पर वोट करते थे। उनका मानना था कि सच्ची आजादी तभी है जब हर नागरिक कानून बनाने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल हो। लेकिन ये तो छोटे शहरों के लिए ठीक है, आज के करोड़ों की आबादी वाले देशों में ये कैसे मुमकिन है? सही बात है। और यहीं पर शायद रूसो के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट जनरल विल या सामान्य इच्छा की बात आती है। ये सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बहुमत की राय है कि 51% लोग जो चाहें वो हो जाए? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और इसे समझे बिना हम रूसो को नहीं समझ सकते। सामान्य इच्छा बहुमत की राय नहीं है। ओके। इसे समझने के लिए रूसो की दो और इच्छाओं को समझना होगा। एक है वास्तविक इच्छा या एक्चुअल विल, और दूसरी है यथार्थ इच्छा या रियल विल। ओके, चलिए इसे समझते हैं। आपकी वास्तविक इच्छा आपकी तात्कालिक, स्वार्थी और कई बार तर्कहीन इच्छा होती है। जैसे मेरी इच्छा है कि मुझे टैक्स ना देना पड़े या मैं रेड लाइट तोड़कर जल्दी घर पहुंच जाऊं। यह सिर्फ मेरे निजी फायदे की सोच है। ठीक है। अब आती है यथार्थ इच्छा, रियल विल। ये आपकी तर्कसंगत और बेहतर इच्छा है, जो आपके और पूरे समाज के भले के बारे में सोचती है। अच्छा। जैसे मैं समझता हूं कि देश चलाने के लिए अच्छी सड़कें और सुरक्षा के लिए टैक्स देना जरूरी है जी। या सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। ये मेरी बेहतर समझ है। तो सामान्य इच्छा इन दोनों में से कौन सी है, या इन दोनों का जोड़ है? सामान्य इच्छा तब पैदा होती है जब समाज के सभी नागरिक अपनी स्वार्थी वास्तविक इच्छा को छोड़कर अपनी बेहतर यथार्थ इच्छा के हिसाब से सोचते हैं। ये सबकी भलाई की आवाज है। ये सिर्फ अलग अलग स्वार्थी इच्छाओं का जोड़ नहीं है, जिसे सबकी इच्छा या विल ऑफ ऑल कहते हैं। रूसो कहते हैं कि अगर आप सभी लोगों की निजी स्वार्थी इच्छाओं के प्लस माइनस को आपस में काट दें, तो जो बचेगा वही सामान्य इच्छा है। अच्छा, तो ये एक तरह की नैतिक शक्ति है। बिल्कुल, ये एक नैतिक शक्ति है। ठीक है, तो रूसो का आदर्श नागरिक वो है जो अपनी निजी इच्छाओं से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए सोचता है और सीधे शासन में भाग लेता है। लेकिन उनके लिए ये आदर्श नागरिक था कौन? क्या समाज का हर सदस्य इसमें शामिल था? नहीं। यहीं पर उनके विचार थोड़े संकीर्ण हो जाते हैं, खासकर जब बात परिवार और महिलाओं की आती है। हाँ, बिल्कुल। अरस्तु की तरह वो भी परिवार को समाज की सबसे पहली और प्राकृतिक इकाई मानते थे। उन्होंने एक पितृसत्तात्मक परिवार का समर्थन किया, जहां पिता का अधिकार होता था। और महिलाएं? महिलाओं पर उनके विचार अपने समय के हिसाब से भी काफी पिछड़े हुए थे। क्या मतलब? वो क्या सोचते थे? उनका मानना था कि महिलाओं का दायरा घर और परिवार तक सीमित होना चाहिए और उन्हें राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हाँ, उन्हें इस सामान्य इच्छा को बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे उनका तर्क बड़ा अजीब था। उन्हें डर था कि महिलाएं अपनी भावनाओं और परिवार के प्रति लगाव के कारण हमेशा सार्वजनिक भलाई की जगह अपने परिवार के निजी हितों को प्राथमिकता देंगी। तो वो नागरिक बनने की योग्य नहीं है? उनके हिसाब से नहीं। ये तो साफ साफ विरोधाभास है। एक तरफ वो इतनी बड़ी बड़ी आजादी और बराबरी की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ आधी आबादी को उससे बाहर रख रहे हैं। यही रूसो की सबसे बड़ी पहेली है।
वो विरोधाभासों से भरे हुए थे। उनकी पहली किताब डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में वो एक विद्रोही व्यक्तिवाद की बात करते हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक विद्रोही सामूहिकता की। सही का। और यहीं पर रूसो का सबसे विवादास्पद और शायद सबसे खतरनाक विचार सामने आता है। कौन सा? स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जाना, मतलब फोर्स्ड टू बी फ्री। स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जाना, ये तो सुनने में ही गलत लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर सामान्य इच्छा ने, यानी सबने मिलकर सबकी भलाई के लिए कोई कानून बनाया है और कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थी इच्छा के कारण उसे मानने से इनकार करता है, तो समाज उसे वो कानून मानने के लिए मजबूर करेगा। मजबूर करेगा? हाँ, और ऐसा करके समाज उसे उसकी असली स्वतंत्रता पाने में मदद कर रहा है, क्योंकि उसकी असली स्वतंत्रता पूरे समुदाय के साथ जुड़े रहने में ही है। यहीं से तो गड़बड़ शुरू होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर समाज ये मानता है कि कोई चीज सबके लिए अच्छी है और आप उससे असहमत है, तो समाज आपको वो मानने के लिए मजबूर कर सकता है। हाँ। और इसे आपकी असली आजादी कहेगा। यहीं से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक भलाई के बीच की वो लकीर धुंधली हो जाती है, जिसका डर आज भी कई राजनीतिक बहसों में दिखता है। बिल्कुल सही। आलोचक इसी खतरे की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि सामान्य इच्छा का विचार किसी तानाशाह के हाथ में एक खतरनाक हथियार बन सकता है, जो अपनी इच्छा को जनरल विल बताकर लोगों पर जुल्म कर सकता है। एग्जैक्टली। इसीलिए विद्वान जैकब टालमोन ने रूसो को सर्वाधिकारी लोकतंत्रवादी या टोटालिटेरियन डेमोक्रेट तक कहा, मतलब एक ऐसा विचारक जिसने लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही का रास्ता खोल दिया। लेकिन इतने खतरों के बावजूद उनके विचारों का इतना गहरा असर क्यों हुआ? उन्हें फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक पिता क्यों माना जाता है? जरूर कुछ तो बहुत शक्तिशाली बात होगी उनके दर्शन में। निश्चित रूप से, क्योंकि रूसो पहले आधुनिक विचारक थे जिन्होंने सरकार के मकसद को ही बदल दिया। अच्छा। उनसे पहले माना जाता था कि सरकार का काम बस सुरक्षा देना और व्यवस्था बनाए रखना है। रूसो ने कहा, नहीं, सरकार का काम सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि लोगों को एक नैतिक समुदाय बनाना और उन्हें स्वशासन में मदद करना है। उन्होंने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि समानता के बिना स्वतंत्रता बस कुछ शक्तिशाली लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी। तो कुल मिलाकर रूसो एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज का सपना देख रहे थे जहां हर व्यक्ति की गरिमा हो और लोग स्वार्थ से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ जुड़े। हाँ, उनके लिए राज्य सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि एक नैतिक समुदाय था जो व्यक्ति को जानवर से इंसान बनाता था और उसे सच्ची आजादी देता था। लेकिन वो विरोधाभासों से भरे थे, इसमें कोई शक नहीं। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक थे, लेकिन ये भी मानते थे कि व्यक्ति को आजाद होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। राइट। वो तर्क को अप्राकृतिक मानते थे, लेकिन ये भी कहते थे कि इसके बिना नैतिकता असंभव है। शायद उनका खुद का यह कथन ही उन्हें सबसे अच्छे से बयां करता है। मैं पूर्वाग्रहों का आदमी होने के बजाय विरोधाभासों का आदमी बनना पसंद करूंगा। और शायद यही विरोधाभास उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक और पढ़ने लायक बनाते हैं। वो हमें कोई आसान जवाब नहीं देते, बल्कि मुश्किल सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, यही उनकी स्थायी विरासत है। अगर ये सीरीज आपके लिए उपयोगी रही हो, तो कॉन्क्वेस्ट कॉन्सेप्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।